नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं मैं BHU B.Ed एंट्रेंस 2017 का लाइफ साइंस ग्रुप का पेपर का सॉल्यूशन। पार्ट 1 आप लोग देख चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 और बायोलॉजी था, और इस पार्ट में आप लोगों को केमिस्ट्री, फिजिक्स और अन्य सब्जेक्ट के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व किया गया है। इसे सॉल्व किया है मनीष सर ने। तो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, डेनियर इज द टर्म अप्लाइड टू द स्ट्रेंथ ऑफ। तो इसका आंसर होगा यार्न। एक सिंगल फाइबर का जो भी लेंथ होता है उसको यार्न बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, द ओनली फाइबर हुइच कंटेंट सल्फर इज। तो इसका आंसर होगा वूल। जेनेटिक मेकअप ऑफ पर्सन इज डिनोटेड बाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, जेनोटाइप। एक इंसान का जो जेनेटिक मेकअप होता है उसको हम जेनोटाइप से डिनोट करते हैं। फेनोटाइप में होगा फिजिकल अपीयरेंस, जो भी फिजिकल अपीयरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 67 है, एड्स स्टैंड्स फॉर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 68 है, लाइट एंड डार्क स्ट्राइप्स ऑन ए जेब्रा रग टेंड टू क्रिएट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, कन्फ्यूजन। हम लोग इसको बायोलॉजिकल टर्म यूज कर सकते हैं कन्फ्यूजन के लिए, कैमोफ्लेज। क्वेश्चन नंबर 69 है, बाटिक प्रिंटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो बाटिक प्रिंटिंग का ओरिजिन हुआ था आइलैंड ऑफ जावा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, जावा। ये जावा जो है एक आइलैंड है, इंडोनेशिया में प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 70 है, द यूनिट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड, ओम। क्वेश्चन नंबर 71 है, द कंप्लीट path through which the current travel from one terminal of the generator to other is known as। इसका आंसर होगा सेकेंड, क्लोज सर्किट। क्वेश्चन नंबर 72 है, which of the following is एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल अप्रोच। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, वर्कशॉप। वर्कशॉप इज एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया है, 48 मिलीग्राम ट्रिटियम है जिसका हाफ लाइफ है 12.3 ईयर्स। तो बताना है हमें कि 49.2 ईयर्स के बाद कितना ट्रिटियम अभी बचेगा। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी में फार्मूला होता है NT इक्वल टू N0 बाई 2 के पावर T/T हाफ। यहाँ पे NT है आफ्टर टाइम T रिमेनिंग अमाउंट, N0 है इनिशियल अमाउंट, T है टोटल टाइम पीरियड, और T हाफ जो इसका हाफ लाइफ है। तो इसको सोल्यूशन करेंगे। 2 के पावर टोटल टाइम है 49.2, 49.2 बाई T हाफ 12.3। इसको कटाएंगे तो आएगा 4। टोटल आ जाएगा यहाँ पे 48 बाई 2 के पावर 4। तो NT इक्वल टू होगा 48 बाई 2 के पावर 4 इक्वल टू होगा 16, इक्वल टू 3 मिलीग्राम। तो हमारा आंसर होगा 3 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 74 में ग्रुप 16 का हाइड्राइड दिया हुआ है H2A, H2O, H2S, H2AC एंड H2TE। तो इसमें बताना है सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद देखते हैं वैन डेर वाल्स फोर्स। तो हमें दिया हुआ है H2O, H2S, H2AC एंड H2TE। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो इसमें किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, H2O का। इसके बाद देखते हैं वैन डेर वाल्स फोर्स। वैन डेर वाल्स फोर्स जो होता है VWF, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट। सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट किसका है, तो H2TE। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए वैन डेर वाल्स फोर्स के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट H2TE का। तो सबसे उसके बाद H2O के बाद सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, H2TE का। सही करोगे, सबसे कम किसका होगा, H2S का,
क्योंकि इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें है नहीं और मोलिकुलर वेट सबसे कम है, तो H2O इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। हमें बताना मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा H2O। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड ए विथ ए बेस बी इज 13.7 किलो कैलोरी। तो हीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसका ट्रू ऑप्शन होगा 4, ए इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बी इज स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होता है तो उससे जो भी एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जिसका वैल्यू होता है 13.7 किलो कैलोरी। 6 में दिया है एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन बिटवीन 400 केल्विन एंड 300 केल्विन इज। हीट इंजन को हम बोलते हैं कार्नोट इंजन भी बोलते हैं। तो इसका एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 - T2/T1। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन का फार्मूला होता है 1 - T2/T1। यहाँ पर जो T2 होता है वो लोअर टेम्परेचर होता है और T1 जो है हायर टेम्परेचर। तो T2 होगा 300 केल्विन और T1 400 केल्विन। इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। 1 - आएगा 1 - 3/4। 1 - 3/4 इक्वल होगा 1/4। इसको लिख सकते हैं 0.25। तो हमारा एफिशिएंसी होगा यहाँ पे 0.25। 8 ग्राम CH4 मीथेन एंड 2 ग्राम हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं 700 mm प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर पे। तो हमें टोटल वॉल्यूम बताना है, मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम क्या होगा। इस क्वेश्चन में दिया है 8 ग्राम CH4 और 2 ग्राम हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं एट प्रेशर 760 mm एंड टेम्परेचर 273 केल्विन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 760 mm प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर को बोलते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो STP पे हमारा फार्मूला होता है मोल N = V/22.4 इन लीटर। यहाँ से हम वैल्यूम निकाल सकते हैं एक गैस का। तो वैल्यूम इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4 लीटर। ये हमारा वैल्यूम का फार्मूला हो जाएगा। तो पहले हम CH4 का वैल्यूम निकालेंगे। तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना आएगा, वेट बाई मोलिकुलर वेट। वेट कितना दिया है 8 ग्राम। 8 ग्राम बाई मोलिकुलर वेट 16 ग्राम इंटू 22.4 लीटर। इसको करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 11.2 लीटर। ये किसका हो गया, एमोनिया गैस का वैल्यूम। इसी तरह हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन का भी वैल्यूम निकाल लेंगे VH2। अगर क्वेश्चन में सिर्फ हाइड्रोजन दिया है तो हम हमेशा उसका मोलिकुलर वेट लेंगे। तो इसका वेट दिया है 2 ग्राम, मोलिकुलर वेट होगा 2 ग्राम इंटू 22.4 इंटू लीटर। इसका आएगा 22.4 लीटर। टोटल वॉल्यूम कितना होगा, V टोटल इक्वल टू VH2 प्लस VCH4 इक्वल टू 22.4 लीटर प्लस 11.2 लीटर। तो V टोटल होगा 33.6 लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज मैक्सिमम विस्कोसिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्यों होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा और स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ग्लिसरीन के स्ट्रक्चर में 3OH प्रेजेंट होता है जो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 79 है द पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। इसका करेक्ट आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 80 है व्हेन लिक्विड बॉयल इट वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 एटमॉस्फेयर। जब कोई लिक्विड बॉयल करता है तो उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाता है, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन विल Kp विल बी इक्वल टू Kc। इसमें इन इक्वेशन दिया है, इनमें से किसमें Kp और Kc बराबर होगा। Kp इक्वल टू होता है Kc इंटू RT के पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट
माइनस नंबर ऑफ gaseous product of reactant. When delta n equal to 0, then Kp equal to RT के पावर 0 इक्वल टू Kp इक्वल Kc होगा। तो Kp इक्वल Kc कब होगा? जब डेल्टा n इक्वल 0। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में देखेंगे, दिया है H2 प्लस I2 2HI, इसमें डेल्टा n 0 है तो Kp इक्वल Kc होगा। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ द टू सॉल्वेंट शुड बी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड, नॉन मिसिबल। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को स्टडी करने के लिए हमें दो नॉन मिसिबल लिक्विड की ज़रूरत होता है। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया है, फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम ए ट्रिपल पॉइंट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1। ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू होता है 0। इस क्वेश्चन में दिया है 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द सरफेस एरिया डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 4। क्वेश्चन नंबर 85 में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम कोगुलेशन पावर फॉर AS2S3, इसका 4 ऑप्शन दिया है Pb+4 Al+3 Ba+2 Na+, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा Pb+4। इसका रीजन देखते हैं। AS2S3 जो है ये नेगेटिव क्लोराइड है। नेगेटिव क्लोराइड में कोगुलेटिव पावर देखने के लिए हमने नेगेटिव क्लोराइड के केस में कोगुलेटिंग पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पॉजिटिव चार्ज। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो उसका कोगुलेशन पावर ज़्यादा होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4, Pb+4। 6 में दिया है, व्हेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HCl इज एडेड टू मिक्सचर ऑफ सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड, द pH वैल्यू, तो इसका आंसर होगा रिमेन सेम, थर्ड, क्योंकि यहाँ पे बफर सोल्यूशन बनेगा। जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का साल्ट होता है और फिर उसको वीक एसिड से ही मिक्स करते हैं तो वहाँ पे बफर सोल्यूशन बनता है। और जब हम बफर सोल्यूशन में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस मिक्स करते हैं उसके pH में कोई चेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 87 में हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में निकालना है। ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, इसमें कैपेसिटर का सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और हमें बताना है ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ हमें मालूम नहीं चल पाता कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है और कौन सा कैपेसिटर पैरेलल में, तो वहाँ पर हम एक मेथड लगाते हैं, पॉइंट लगाओ मेथड। तो पॉइंट लगाओ मेथड से इस पॉइंट का वैल्यू होगा ए, इसका होगा बी, और यहाँ से यहाँ के बीच में कैपेसिटर आ जा रहा है तो इसका वोल्टेज सेम नहीं होगा, तो इसको हम मान लिए सी, तो इसलिए यहाँ पर भी इसका सी होगा। और यहाँ पर मेजूम करते हैं डी, तो इस पॉइंट को डी मानेंगे और इस पॉइंट को बी। तो हम नया डायग्राम बनाएंगे ए और बी के बीच में। जब हम इस सर्किट डायग्राम को रीअरेंज किया है पॉइंट लगाओ मेथड से, तो ये हमारा डायग्राम बनकर तैयार हुआ। और इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं ह्यूट-स्टोन ब्रिज का मेथड। जब C1/C2 इक्वल C3/C4 हो तब हम ह्यूट-स्टोन ब्रिज लगा सकते हैं और बीच वाले कैपेसिटर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से मेरा नया डायग्राम बनेगा। तो ये हमारा नया डायग्राम बन गया। यहाँ पर देखेंगे 4 और 8 जो है ये सीरीज कम्बिनेशन में है। तो सीरीज कम्बिनेशन का फार्मूला होता है C1 × C2/C1 + C2। तो इसका जब हम सीरीज कम्बिनेशन नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 32/12। इसका भी सी नेट आएगा 32/12। फिर इसको सिंप्लीफाई, जो फाइनल डायग्राम बनेगा ये पैरेलल कम्बिनेशन का बनेगा 32/12 एंड 32/12 का। जब इसको पैरेलल कम्बिनेशन में जब सी नेट निकालेंगे तो सी नेट इक्वल टू होगा C1 + C2। तो यहाँ पर आएगा 32/12 + 32/12 इक्वल, तो हमारा आंसर आएगा
5.3 माइक्रोफैराडे फाइनल आंसर होगा। नंबर 88 में दिया है एक कॉइल है जो n टर्न का है, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स t टाइम में 5 to 5 चेंज होता है, उसका रेजिस्टेंस R है, तो हमें बताना है कितना चार्ज फ्लो करेगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स 5 to 5 चेंज होगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कॉइल का टर्न n है, रेजिस्टेंस R है, चेंज इन फ्लक्स है 5 - 5 टाइम दिया है t, तो हमें चार्ज निकालना है, चार्ज क्या होगा। चलिए एक पहले हम EMF निकालते हैं। EMF इक्वल टू होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, तो हमें पहले करंट का वैल्यू निकालेंगे। तो I इक्वल टू होगा, I इक्वल टू होता है E/R, तो यहाँ से निकलेगा d∅/dt इंटू R, तो I का वैल्यू होगा इतना। एक I इक्वल टू होता है dq/dt, इक्वेशन 2। यहाँ से दोनों इक्वेशन का हम कंपेरिजन करेंगे तो I इक्वल टू होगा, इसको लिख सकते हैं dq/dt इक्वल d∅/dt इंटू R। यहाँ से dt से dt कट जाएगा, हमें चार्ज का वैल्यू निकल जाएगा। dq इक्वल टू होगा d∅/dt, तो इसको लिख सकते हैं q इक्वल टू 5 - 5 बाई R इंटू n, चेंज इन फ्लक्स होगा n 5 - 5 अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये हमारा Q का वैल्यू होगा। तो ये हमारा नेट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराडे, जिसको हम 50 वोल्ट के बैटरी के साथ चार्ज करते हैं। चार्ज करने के बाद बैटरी को हम रिमूव कर देते हैं और उसके साथ हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में 10 मिली हेनरी का इंडक्टेंस यूज़ करते हैं और एलसी ऑसिलेशन हो रहा है, तो हमें बताना है मैक्सिमम करंट क्या होगा कॉइल में। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। आई मैक्सिमम का फार्मूला होता है Q0/√LC। Q0 है मैक्सिमम चार्ज, हमें कैपेसिटेंस दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराडे, वोल्टेज दिया है 50 वोल्ट एंड इंडक्टेंस दिया है 10 मिली हेनरी। Q0 इक्वल टू होगा C इंटू V0, मैक्सिमम चार्ज इक्वल टू कैपेसिटेंस इंटू मैक्सिमम वोल्टेज। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू है 1 × 10⁻⁻6 फैराडे इंटू 50 वोल्ट। तो हमारे यहाँ से मैक्सिमम चार्ज निकलेगा 5 × 10⁻⁻5 कूलम। फिर यहाँ से हमारी मैक्सिमम निकाल लेंगे 5 × 10⁻⁵ Q0/√LC, √10 × 10⁻³ हेनरी इंटू कैपेसिटेंस 1 × 10⁻⁻6 फैराडे। इसका हम सोल्यूशन करेंगे। √10⁻⁸ इक्वल टू 5 × 10⁻⁵ बाई 10⁻⁴ आएगा। इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो आएगा 5/10 इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो आंसर होगा हमारा 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 90 में एक LCR सर्किट है और उसका रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फिक्स है और हम उसका सरफेस इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा। ऑप्शन दिया है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर, डिक्रीज वैल्यू ऑफ आर, डिक्रीज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, इंक्रीज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। हमें शार्पनेस इंक्रीज करने के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया है इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। ये ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो हमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए 2 वेव मस्ट बी कोहेरेंट होना चाहिए, ये तो सही है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 वेव मस्ट बी सेम, ये भी ऑप्शन सही है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ 2 वेव मस्ट बी सेम, ये भी ऑप्शन सही है।
द टू वेव मस्ट बी इन द सेम पोलराइजेशन स्टेट। ये ऑप्शन गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर 1। 92 में दिया है पीएन जंक्शन डायोड कैन नॉट बी यूज एज। तो पीएन जंक्शन डायोड कैन नॉट बी यूज एज, इसका करेक्ट आंसर होगा 1 रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड को हम रेक्टिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। हाउ मेनी टू इनपुट नैंड गेट आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए टू इनपुट और गेट। हमें कितना नैंड गेट चाहिए 2 इनपुट और गेट बनाने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड 3। 3 नैंड गेट मिला के हम लोग 2 इनपुट और गेट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल कैन नॉट बी सिलेक्टेड टू वेरी हाई एनर्जी यूजिंग साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन का यूज़ करके हम किस पार्टिकल को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहला है प्रोटॉन, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर सकते हैं। पार्टिकल में तो कोई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आ गया, दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्यूट्रॉन को नहीं कर सकते, क्योंकि ड्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल पार्टिकल होता है, और हम साइक्लोट्रॉन में हमेशा कोई चार्ज पार्टिकल को ही ये सेलेक्ट कर पाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा 2 ड्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 96 में दिया है एक टाइप है जिससे पानी नीचे की तरफ 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। प्रेशर कांस्टेंट है, वाटर जो है स्टेडी फ्लो कर रहा है, और जो नीचे का जो एरिया है उसका क्रॉस सेक्शन है 0.15 मीटर बिलो द टाइप। क्वेश्चन नंबर 96 में हम लोग एरिया ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे। एरिया ऑफ कंटिन्यूटी होता है A1 V1 = A2 V2। इस क्वेश्चन में हमें A1 का वैल्यू दिया है, V1 का वैल्यू दिया है, और A2 का वैल्यू निकालना है, और V2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो V2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग लगाएंगे एरिया इक्वेशन ऑफ मोशन। वैसे इक्वेशन ऑफ मोशन होता है V² - U² = 2AS। तो यहाँ पे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा V का वैल्यू आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें V2 का भी वैल्यू फाइंड हो गया। A1 भी मालूम है, V1 मालूम है, हमें A2 फाइंड करना था। A1 × V1 = A2 × V2। तो यहाँ से मेरा A2 का वैल्यू आएगा 10⁻⁴/2, जिसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का सॉल्व करने के बाद वैल्यू इसका निकल के आएगा 5 × 10⁵। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 5 × 10⁵। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया है एक आइडियल गैस है जिसका चेंज इन वर्क डन 0 है, मतलब dW = 0 है। dθ < 0, या dθ जो है ये हीट है, चेंज इन हीट <0 है। देन फॉर दिस गैस आफ्टर द प्रोसेस किया होगा, इसका हमें आंसर बताना है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया है एक आइडियल गैस है जिसका चेंज इन वर्क डन 0 है, dW = 0, dQ < 0 है, चेंज इन हीट < 0। तो बताना प्रोसेस में क्या होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे। वहाँ से हम जानते हैं dQ = होता है du + dW। dW 0 दिया हुआ है प्लस du, dQ = du + 0। dQ = हो जाएगा चेंज इन एनर्जी। du = होता है N से भी चेंज इन टेम्परेचर। चूँकि dQ < 0 है, dQ < 0, सो N से भी होगा, तो ΔT < 0, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो होगा 0 से कम होगा। सो हमारा टेम्परेचर जो होगा इस प्रोसेस में डिक्रीज करेगा, मतलब ऑप्शन थर्ड सही होगा। चेंज इन टेम्परेचर जो होगा वह डिक्रीज करेगा टाइम के साथ। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया है एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट K है, उसके लोअर एंड पे हम एक ब्लॉक को अटैच करते हैं जिसका मास m है,
हमें ये बताना है कि उस स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा। एक मास है जिसको हम एक स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं। जब हम उसको धीरे से रिलीज करते हैं तो उसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा उस स्प्रिंग के अंदर। इसके लिए हम अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से यहाँ पर होगा वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है और फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, तो ये हो जाएगा जीरो। वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा, मान लीजिए कि एक्स एक्सटेंशन हुआ, फाइनल कंडीशन यहाँ पे आ गया स्प्रिंग का, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा एम जी एक्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ पे माइनस होगा, वर्क डन बाई स्प्रिंग इक्वल टू होता है माइनस के एक्स स्क्वायर, तो एम जी एक्स इक्वल टू होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स कट गया तो एक्स इक्वल टू होगा 2mg बाई के। यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकल के आ गया 2mg बाई के, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया है ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए क्वार्टर वेव प्लेट। द इमर्जेंट लाइट कैन बी मेड टू सफर कंप्लीट एक्सटेंशन बाई रोटेटिंग द निकल प्रिज्म प्लेस्ड इन द पार्ट ऑफ इमर्जेंट बीम ऑफ लाइट। द इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट इज, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4 इलिप्टिकली पोलराइज्ड। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया है 25% एक्टिव न्यूक्लियाई है, 10 सेकेंड बाद 12.5% ये बचता है, तो हमें इसका एवरेज लाइफ निकलना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। टी इक्वल टू 0 पे 25% एक्टिव न्यूक्लियाई है, टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे 12.5% एक्टिव न्यूक्लियाई है, हमें एवरेज टाइम बताना है। जब एक्टिव न्यूक्लियाई 25% से 12.5% हो रहा है, तो हम ये नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ से हमारा जो एक्टिव न्यूक्लियाई है 10 सेकेंड में आधा हो जा रहा। इसका मतलब जो 10 सेकेंड है ये हमारा टी हाफ है, टी हाफ इक्वल टू क्या होगा 10 सेकेंड। टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाई लेमडा और 1 बाई लेमडा इक्वल टू होता है टी एवरेज। एवरेज टाइम इक्वल टू होता है 1 बाई लेमडा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं टी बाई हाफ इक्वल टू 0.693 इंटू टी एवरेज। तो यहाँ से टी एवरेज निकल के आएगा 10 सेकेंड बाई 0.693। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो मेरा आएगा 14 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से बीएड एंट्रेंस 2017 का लाइफ साइंस का पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। जल्द ही हम 2018 का भी सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे और इसके अलावा पार्ट 1 भी सॉल्व करवाएंगे, तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।